नमस्कार। 2 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपाली सिंह। समाचारों में सबसे पहले हेडलाइंस। केंद्र सरकार ने अवैध धर्मांतरण पर रोक के लिए सख्त कानून बनाए जाने को बताया जरूरी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा देश के 9 राज्य पहले ही इसके लिए बना चुके हैं कानून। योगी सरकार ने कानून व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए प्रदेश में बड़े पैमाने पर किया पुलिस प्रशासन में फेरबदल। 16 आईपीएस अधिकारियों के हुए तबादले। ललितपुर वासियों को मुख्यमंत्री सिंचाई योजना के तहत ब्लास्ट कूप, गहरे नलकूप और सोलर पंप की मिली सौगात। 10 लाख रुपए तक का मिलेगा अनुदान। और लखनऊ में वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान का 101वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। आज प्राणी उद्यान को तमिलनाडु से सफेद शेरनी का मिला तोहफा। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने कमजोर वर्ग के लोगों को अवैध धर्मांतरण से बचाने के लिए सख्त कानून को आवश्यक बताया है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके कहा है कि वे डरा धमकाकर या प्रलोभन देकर हो रहे धर्मांतरण के निवारण के लिए कानून बनाने की जरूरत को समझती है। अश्वनी उपाध्याय की याचिका पर अपने जवाबी शपथ पत्र में केंद्र सरकार ने कहा कि वे इस मसले की गंभीरता और अवैध धर्मांतरण को रोकने के लिए कानून की जरूरत को समझती है। सरकार ने कहा कि पब्लिक ऑर्डर राज्य सूची का विषय है। सरकार ने कोर्ट को जानकारी दी कि 9 राज्यों ने अवैध धर्मांतरण को रोकने के लिए कानून भी बनाए हैं। इनमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक और हरियाणा राज्य शामिल हैं। शपथ पत्र में कहा गया है कि केंद्र भी अपने स्तर पर याचिका में उठाई गई बातों को गंभीरता से लेते हुए जरूरी कदम उठाएगा। वकील अश्वनी उपाध्याय की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में प्रलोभन या दबाव डालकर होने वाले धर्मांतरण को रोकने के लिए केंद्र और राज्यों को निर्देश देने की मांग की गई है। राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति को और मजबूत करने और पुलिस बल को बेहतर बनाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार ने सोमवार को बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 16 आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए। इनमें आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज में स्थापित नए पुलिस कमिश्नरेट में पुलिस आयुक्तों की तैनाती किए जाने के साथ ही 3 रेंज और 3 जिलों में भी नए आईपीएस अधिकारियों को तैनाती दी गई है। इस दौरान गौतम बुद्ध नगर और वाराणसी के पुलिस आयुक्तों को बदला गया है। आगरा में आईजी डॉक्टर प्रीतेंद्र सिंह, प्रयागराज में आईजी रमित शर्मा, गाजियाबाद में आईजी अजय मिश्रा और गौतम बुद्ध नगर में आईजी लक्ष्मी सिंह को पुलिस आयुक्त बनाया गया है। जबकि वाराणसी के नए पुलिस आयुक्त बीते दिनों केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटे एडीजी अशोक मुथा जैन बनाए गए हैं। इसके अलावा बरेली और प्रयागराज रेंज में नई तैनाती की गई है। अयोध्या, बहराइच और मथुरा के पुलिस प्रमुखों को भी बदला गया है। अयोध्या में राम विवाह के आयोजन में शामिल होने के लिए देश भर से श्रद्धालु आए हुए हैं। मंदिरों के गर्भगृह में श्री सीताराम के मनमोहक चल अचल विग्रह लोगों को मंत्रमुग्ध कर रहे हैं। रंगमहल मंदिर में 250 वर्ष पुराना लकड़ी के 10 दरवाजों वाला मंडप विवाह उत्सव के आकर्षण का विशेष केंद्र बना हुआ है। राम बल्लभा कुंज मंदिर के जगमोहन में भी लकड़ी के बने विवाह मंडप को विविध भांति से सजाया गया है। भगवान श्री राम और माता सीता के धराधाम पर मिलन के महापर्व मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी तिथि पर रामनगरी के दर्जनों मंदिरों में विवाह उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। मंदिरों से कल सोमवार को साएं बाजे गाजे और ढोल नगाड़ों के साथ रथों पर सवार श्री राम की बारात धूमधाम से निकाली गई, तो कनक भवन से दूल्हा राम की बारात कहारों के कंधे पर सवार होकर निकले। इससे पहले मंदिरों में तिलकोत्सव और मटकोड़ आदि रस्में मंगल गीतों के बीच धूमधाम से पूरी की गई। मंदिरों को भव्य रोशनी और फूलों से सजाया गया है। अयोध्या और जनकपुर का शाश्वत संबंध है। वहाँ माता सीता का जन्म हुआ, यहाँ भगवान राम का जन्म हुआ और दोनों का विवाह हुआ। सीताराम हो गए। और यहाँ अयोध्या में भी 2 प्रकार के संत उपासक संत है, माता सीता के उपासक और भगवान राम के उपासक। जो सीता के उपासक हैं वो शरण है और जो राम के उपासक हैं वो दास हैं। इससे यहाँ की भी अयोध्या में भी दास के यहाँ से माने राम की बारात उठ करके
और सीता जी की यहाँ जाति जो शरण लोग हैं। देखिए, जब हम घरेलू शादियाँ होती हैं उसमें इतना नाचते हैं, और आज तो भगवान की शादी है, भगवान राम की शादी है जो ब्रह्मांड के मालिक हैं, और हम लोग किशोरी पक्षी जी की तरफ से हैं, तो उनके विवाह में एक जो नृत्य किया जा रहा है वो आनंद का है, दिव्य नृत्य है जो उनकी खुशी में हम लोग। 59वें एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन यानी ABU महासभा और एसोसिएटेड मीटिंग्स 2022 समारोह में सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। ABU महासभा और एसोसिएटेड मीटिंग्स 2022 का इस वर्ष का विषय है लोगों की सेवा संकट के समय में मीडिया की भूमिका। ABU एशिया और प्रशांत क्षेत्र के प्रसारण संगठनों का एक गैर लाभकारी पेशेवर संघ है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने मीडिया को खबरों की संवेदनशीलता के प्रति जिम्मेदारी की सलाह दी। उन्होंने कहा कि लोगों तक सही न्यूज पहुंचे, ये मीडिया की जिम्मेदारी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि फर्जी खबरों के प्रति मीडिया को सचेत रहना चाहिए। Any misreporting, twisting of facts can wreak havoc and create disharmony locally and globally. With the spread of social media, fake news has also proliferated. In this background, presenting authentic information is the prime responsibility of the mainline media. The facts should be properly checked before they are put in the public domain. While speed with which the information is transmitted is important, accuracy is even more important and should be primary in the minds of communicators. I'm happy to share that in the background of fake claims circulating in media during the COVID crisis, we established a fact-check unit in the Press Information Bureau of Government of India to counter unverified claims and present truth to the people. वहीं अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि भारतीय सार्वजनिक प्रसारण सेवा दूरदर्शन और आकाशवाणी हमेशा प्रामाणिकता के आधार पर रिपोर्टिंग करते हैं। उन्होंने कहा कि दूरदर्शन और आकाशवाणी ने हमेशा अपनी सच्ची रिपोर्टिंग से लोगों का विश्वास जीता है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में मीडिया को बाहरी दुनिया से जोड़ा। Our public broadcasters, Doordarshan and All India Radio, have always stood by the truth and have won people's trust for their truthful reporting. Coming to today's theme, media's role during the time of crisis becomes very critical as it directly concerns saving lives. Thanks to the new technologies and the resolve of the Government of India, disaster management services have significantly improved in the last few years. Media is at the core of national disaster management plans as dissemination of timely information on weather forecast and warnings regarding cyclones, floods are critical in averting and preparing citizens for foreseen events. घर का सबसे बड़ा बच्चा सबसे समझदार और जिम्मेदार माना जाता है। जब तक वह बच्चा अकेला होता है तो उसे माता पिता के साथ साथ परिवार के सभी लोगों का बहुत प्यार भी मिलता है। लेकिन जब परिवार में उस बच्चे का कोई छोटा भाई या बहन आ जाता है तो पहले की तुलना में अटेंशन कम मिलता है। ऐसी स्थिति बच्चे के लिए बेहद तनावपूर्ण हो सकती है। हाथरस में जिले के मानसिक स्वास्थ्य के नोडल अधिकारी और डिप्टी CMO डॉक्टर MI आलम ने बताया कि परिवार में दूसरे बच्चे के आ जाने के बाद बड़े बच्चे के व्यवहार में बदलाव देखा जा सकता है। इस दौरान बच्चा आक्रामक भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि माता पिता को बच्चे पर अटेंशन देना चाहिए, उसकी गतिविधियों पर नजर रखनी चाहिए। माता पिता बच्चों को प्यार से समझाएं। उन्होंने बताया कि किसी बच्चे में इस तरह के लक्षण दिखे तो माता पिता उसे जिला अस्पताल या CHC पर लेकर जा सकते हैं, जहां वे मानसिक स्वास्थ्य काउंसलर से सलाह ले सकते हैं। चाइल्ड सिंड्रोम जो है बेसिकली पहचानने का सबसे आसान तरीका ये है कि अगर किसी भी घर में कोई नवजात शिशु का आगमन होता है और उसमें से पहले ही कोई बच्चा बड़ा रह रहा है तो माता पिता परिवारों में छोटे बच्चे पे ज़्यादा अटेंशन हो जाता है। तो इस तरीके की चीज़ें जो है अगर लाड प्यार मोहब्बत जो भी दिखा रहे हैं तो उस बड़े बच्चे को साथ में लेके करें।
ऐसा उनके दिलों में कुछ ऐसी बात ना हो कि माता पिता जो है हमारे छोटे बच्चे को ज़्यादा ध्यान दे रही हैं और हमारे ऊपर कम ध्यान दे रहे हैं। तो इस तरीके से उसके अंदर एक सिम्टम्सहीन भावना आने लगता है, जिस कारण ये सिंड्रोम आने की स्थिति पैदा हो जाती है। अगर इस प्रकार की कोई स्थिति अगर उत्पन्न होती है घर में, तो माता पिता को ये चाहिए कि हमारे CSC पे मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित काउंसलर भी हैं, हमारे जिला अस्पताल में भी हैं काउंसलर, उनसे एक बार आकर के हफ्ते में 3 दिन होता है, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, ये 3 दिन होती है OPD उनकी, तो उनसे आकर के इस संबंध के बारे में जानकारी ले सकते हैं। आइए अब देखते हैं आकांक्षी जनपद से जुड़ी खबर। फतेहपुर के आकांक्षी जनपद में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी योजना के तहत 9000 से अधिक गरीब परिवारों को पक्की छत मिली है। ये ऐसे परिवार हैं जिन्होंने पक्की छत में रहने का सिर्फ सपना देखा था, बल्कि महंगाई के इस दौर में वर्षों तक कच्चे और खपरेल की छत वाले मकान में रहने को वे मजबूर थे। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी ने जरूरतमंदों को पक्का मकान मिलने से उनके जीवन में खुशहाली आ गई है। फतेहपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 11,247 आवास स्वीकृत हो चुके हैं, जिसमें 9,468 लाभार्थियों को प्रथम किस्त, 7,954 को दूसरी किस्त व 5,282 लोगों को तीसरी किस्त भेजी जा चुकी है। घर कच्चा मकान था, वो एक कमरा था और वही कमरा में सब आदमी गुजर करते, 4 रिश्तेदार हम गुजर करे तो वही कमरा में। अब पक्का बन गया तो अब आराम ही। हमारा घर पहले टूटा फूटा था, लड़के बच्चे रहते थे, चूता था, पढ़ने में दिक्कत होती थी, दर्रा फटे थे, ईंटा गिरते थे नीचे, घर मिल गया है तो इसीलिए हम अच्छे से परिवार के साथ रहते हैं। कच्चा था, चूता भी था, दिक्कत भी होती थी। अब थोड़ी सी जगह थी, परेशान भी बहुत होती थी, पानी की भी लाइट की भी दिक्कत होती थी। अब सही भी है, अच्छे से रहते भी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मकान पुराना हमारा बेकार था, इसमें जो अभी मिला हुआ है वो चूर रहा था, वो टूटा हुआ था, कभी भी गिर सकता रहा है और अब बन गया। अब हमको कोई समस्या नहीं है। ये अपने जो हमारे प्रधानमंत्री हैं बहुत बढ़िया हैं। तक फतेहपुर जिले में 11,247 आवास सैंक्शन हो चुके हैं, जिसमें से अभी तक लोगों को 9,468 लोगों को फर्स्ट किस्त जा चुकी है, जिसमें से 9,652 लोगों को उसमें से पात्र किया गया है। फर्स्ट पेमेंट होगा जिसमें से 9,468, द्वितीय किस्त जिसमें से पूरे जिले में जा चुकी हैं 7,954 लोगों को और अंतिम किस्त 5,282 लोगों को अभी तक दी जा चुकी है। ललितपुर में मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के तहत ब्लास्ट कूप निर्माण सहित अन्य 3 योजनाओं की बड़ी सौगात जनपद को मिली है। ललितपुर के लघु सिंचाई विभाग द्वारा मुख्यालय सहित विकासखंड स्तर पर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर पात्र किसानों से आवेदन लिया जा रहा है। संचालित 10 लाख रुपए तक के बड़े अनुदान वाली ब्लास्ट कूप योजनाओं में किसानों द्वारा अधिक रुचि दिखाई दे रही है। ललितपुर में मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना में लाभार्थी परक 4 योजनाएं इस बार संचालित हो रही हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो ललितपुर में इम्पोर्टेंट है वो ब्लास्ट कूप है। इस ब्लास्ट कूप में किसान को केवल 1500 रुपये सर्वे के जमा करने होते हैं और उसको 10 लाख रुपए तक का कुएं का विभाग द्वारा जो है उसका निर्माण कराया जाएगा। ये जो ब्लास्ट कूप की योजना है ये यहाँ पे बहुत लोकप्रिय हुई है। अभी तक लगभग 600 किसानों ने अपने आवेदन पत्र जमा कर दिए हैं। सरकार ने जो हमारे लिए किया है बहुत अच्छा किया है और हम ये चाहते हैं कि हमारे गहरीकरण उसकी और कमी है तो उसकी पूरा किया जाए और 40 फुट तक हमारा गहरीकरण हो जाए और इसमें सरकार से जो योजना है उसमें हमें सोलर पंप लगवाया जाए। इसमें सिंचाई के लिए बहुत ही मतलब दिक्कत होती थी, पानी नहीं था, तो मोदी योगी जी ने जो योजना चलाई है अभी सिंचाई के लिए, तो उसमें जो कूप निर्माण कराया गया
और अब इससे कूप निर्माण के बाद किसानों में बहुत उत्साह है। मतलब लखनऊ स्थित प्राणी उद्यान का 101वां स्थापना दिवस आज मनाया जा रहा है। आज से 101 वर्ष पूर्व प्राणी उद्यान की स्थापना हुई थी, जिसे लंबे समय तक बनारसी बाग प्राणी उद्यान के नाम से जाना जाता रहा है। बाद में इसका नाम बदलकर नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान कर दिया गया था। लखनऊ के साथ साथ आसपास के जिलों के तमाम स्कूली बच्चे लंबे समय से प्राणी उद्यान का भ्रमण करके जीव जंतुओं और पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनने का पाठ पढ़ते आए हैं। आज प्राणी उद्यान के स्थापना दिवस के अवसर पर प्राणी उद्यान के परिसर में स्थित बारादरी लॉन पर स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें वन, पर्यावरण, जंतु उद्यान और जलवायु परिवर्तन विभाग के राज्य मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार और केपी मलिक ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर वन विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह भी मौजूद थे। आज ही लखनऊ प्राणी उद्यान में तमिलनाडु से लाई गई सफेद शेरनी को स्थानांतरित किया गया, जिसे कुछ दिन बाद दर्शकों के प्रदर्शन के लिए बाड़े में रखा जाएगा। लखनऊ स्थित नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान को योगी सरकार ने हाल ही में कुकरेल वन क्षेत्र में स्थानांतरित करने और रात्रि सफारी के रूप में विकसित करने का फैसला किया है। ये प्राणी उद्यान हमारे बच्चों में बहुत ज्यादा उनको पसंद आता है और साथ ही साथ बच्चों के अंदर जानवरों के प्रति प्रेम और स्नेह डेवलप होता है और मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी चीज़ है। हमको प्राणियों के लिए भी संवेदनशील होना चाहिए। आज इस जू में एक फीमेल सफ़ेद बाघिन तमिलनाडु से लाई गई है और जिसको आज हमने उसके बाड़े में छोड़ा है। कुछ दिन इसको एक्लिमेटाइज करने के लिए अभी यहीं रखा जाएगा, उसके बाद दर्शकों के लिए ये खोल दिया जाएगा। आज 101वां ईयर हम लोग मना रहे हैं इसका। इस जू में आज सेल्फी पॉइंट के लिए क्रिएट किया गया है और व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए एक बजट सैंक्शन किया गया है ताकि यहाँ पर जो लोग आएँ उनको सुविधाएं उपलब्ध हो तथा इसकी जो मेन उद्देश्य है उस पर हम लोग काम करें। हमने यहाँ से सीखा साफ सफाई है, वातावरण बहुत अच्छा है। हम घर जाएंगे और सबको बताएंगे कि मतलब अपने घर में सफाई अच्छी रखें। हमने यहाँ पे देखा यहाँ का वातावरण अच्छा है, यहाँ पे साफ सफाई रहती है और यहाँ पे जानवर भी बहुत अच्छे हैं, शेर है। हमको यहाँ बहुत अच्छा लगा। समाचार अभी और भी हैं, पहले लेते हैं एक विराम। जल्दी करो यार प्लीज, जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। विराम के बाद समाचारों में आग फिर से स्वागत है। अब लेते हैं मौसम का हाल। उत्तर भारत में ठंड ने दस्तक दे दी है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा में पारा लगातार गिर रहा है। दिल्ली, एनसीआर में भी सुबह और शाम को ठंड महसूस की जा रही है। राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के अधिकांश इलाकों में हालांकि दिन के वक्त धूप खिली रहती है, लेकिन ठंड के साथ कोहरा प्रदेशवासियों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। लखनऊ का अधिकतम तापमान 28 डिग्री और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का उपयोग अब बाबा विश्वनाथ की पूजा अर्चना और दर्शन के साथ साथ मांगलिक कार्यों, व्यावसायिक गोष्ठियों तथा सम्मेलन आदि के लिए भी किया जाएगा। काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के भव्य विशाल परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप विविध उपयोगों वाले भवनों, हॉल और कक्षों का निर्माण भी किया गया है। काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर परिषद द्वारा इन भवनों, हॉल और कक्षों का व्यावसायिक उपयोग भी अब शुरू कर दिया गया है। सर्वप्रथम त्र्यंबकेश्वर भवन का उपयोग आयकर विभाग के वकीलों और चार्टर्ड अकाउंटेंट के नेशनल टैक्स प्रैक्टिशनर फेडरेशन ऑफ इंडिया के कार्यक्रम के लिए दिया गया। काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के भव्य और सुंदर परिसर में आमजनों को मांगलिक कार्यों के लिए भी जगह की उपलब्धता हो सकेगी। इसका सभी लोगों को काफी दिनों से इंतजार था। काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के परिसर में मांगलिक कार्यों और व्यावसायिक गोष्ठियों तथा सम्मेलन आदि के लिए एक निश्चित शुल्क देकर भवन और स्थान प्राप्त किया जा सकेगा। इस हाल में जो कार्यक्रम हो रहा है, ये कॉरिडोर में हम लोगों का ये पहला कार्यक्रम है और ये हमारे मंदिर प्रशासन के लिए भी
हमारे स्टेट के लिए भी, हमारे भारतवर्ष के लिए भी बहुत ही अच्छी शुरुआत है। और ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर का वाराणसी से खास रिश्ता है कि हम हमेशा वाराणसी में अपनी भव्य टैक्स कॉन्फ्रेंसेस करते रहे हैं। जो हमारे फाउंडेशन डे का अंतिम कार्यक्रम है उसे करने का सौभाग्य वाराणसी में काशी धाम में जो नया परिसर बना है, जो कॉरिडोर है, उसमें प्रथम बार ये हमारा कार्यक्रम होने जा रहा है। आजादी की 75वीं सालगिरह के अवसर पर पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इस कड़ी में हम उन वीर शहीदों को याद कर रहे हैं जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। ऐसे ही अमर शहीदों में एक नाम है कुंवर सिंह का। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। 1857 जब आजाद हिंदुस्तान के सपने ने जन्म लिया, आइए जाने उन वीरों के बारे में जिन्होंने स्वतंत्रता की नींव रखकर इतिहास रच दिया। एक समय की बात है, थे एक 80 साल के जवान, नाम था वीर कुंवर सिंह। बुलाते थे उन्हें बिहार की शान। नेतृत्व के गुणों से भरपूर थे वो, धर्म जाति से पार, सभी वर्गों को एकजुट कर लड़े हो। हैरान थी ब्रिटिश सरकार। जगदीशपुर के थे जमींदार, पर कहलाते थे शाहबाद का शेर। जब लगाया अनुचित लगान, पाला उन्होंने अंग्रेजों से बैर। शुरू किया विरोध, पहुंचे दानापुर से आरा। रिहा कर भारतीय कैदियों को ब्रिटिश राज को दिया जवाब करारा। कायम रखी स्वतंत्रता की ज्वाला, बढ़ चले आजमगढ़ की ओर, और गुरिल्ला युद्ध नीति से विजय करी जीटी रोड। श्रीपुर घाट पहुंचे की शत्रुओं ने गोलियों की बौछार। गोली लगी हाथ पर, हुआ था जोर का वार। काट अपने हाथ को किया गंगा माँ को समर्पित, लेकिन जारी रखी जंग और किया अंग्रेजों को पराजित। लौट आए जगदीशपुर, वहीं लड़े वो और वहीं ली समाधि। तेगवा बहादुर थे वो, याद रहेंगे बाबू कुंवर सिंह वीर फौलादी। 1857 की जंग के किस्से आज भी हर भारतवासी की मन में जोश और उत्साह भर देते हैं। ऐसे ही वीरों की प्रेरणादायक कहानियां लेकर हम फिर लौटेंगे। आजादी की अमृत कहानियां, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और नेटफ्लिक्स द्वारा। वाराणसी में चल रहे एक माह के काशी तमिल संगमम के आयोजन के दौरान भारत सरकार का संस्कृति मंत्रालय चित्रों के माध्यम से काशी और तमिलनाडु के मंदिरों के अनेक रूप प्रदर्शित कर रहा है। पर्यटक और काशी के स्थानीय लोग इन्हें देखकर अभिभूत हैं और काशी तथा तमिलनाडु के मंदिरों की भव्यता और एकरूपता के बीच तारतम्य स्थापित कर रहे हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एमपी थिएटर में मंदिरों के चित्र लगे हुए हैं और संस्कृति मंत्रालय ने, भारत सरकार की संस्कृति मंत्रालय ने इसको लगाया है। यहाँ पर क्यूरेटर हैं डॉक्टर सुजीत कुमार चौबे जी। ये क्या सोच के और कितने चित्र आप लोगों ने लगाए? यहाँ पे लगभग 100 चित्र हैं यहाँ हम लोगों ने लगाए हुए हैं इस प्रदर्शनी में। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के आदेश से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने इस प्रदर्शनी का आयोजन किया है, जिसमें हम क्यूरेटर की भूमिका में हैं। और इन चित्रों को यहाँ पे लगाने का बस ये मतलब है, इसका उद्देश्य ये है कि जो कार्यक्रम है काशी तमिल संगमम, इसमें दोनों संस्कृतियों के, दोनों राज्यों के मेल जोल और हमारे जो रहन सहन है, बोली है, खान पान है, एक दूसरे को समझने की यह कोशिश है। मैं देख के आश्चर्य हूँ कि मेरे भारत, विशाल भारत में क्या क्या नहीं है। हम क्यों जाते हैं विश्व में? बड़े बड़े विश्व के प्राचीन सभ्यताएं यहाँ हैं, हर चीज़ यहाँ है। मैं मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाह रहा हूँ, जो उन्होंने इस काशी वासियों को, जो भी आ रहे हैं, देख के अचंभित हम लोग हैं कि भारत में एक बहुत बड़ा प्राचीन सभ्यता है, उसको देख के सीखा जा सकता है, जिया जा सकता है। मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने ऐसा एक आयोजन किया जिससे हम दक्षिण भारत की कलाकृतियों को देख पाए। सचमुच में अद्भुत है हमारा भारत, जिसको सोच सकते हैं, हम अनुभव कर सकते हैं इस चित्र को।
प्रयागराज में जनवरी 2023 में आयोजित होने वाले माघ मेले को लेकर संगम तट पर विधि विधान से गंगा पूजन किया गया। गंगा पूजन कर माघ मेले के सकुशल संपन्न होने की मां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती से कामना की गई। गंगा पूजन में यजमान के रूप में कमिश्नर विजय विश्वास पंत, मेलाधिकारी अरविंद सिंह चौहान ने और एसपी माघ मेला आदित्य कुमार शुक्ल के साथ ही मेले से जुड़े अधिकारी शामिल हुए। हर साल माघ मेले से पहले गंगा पूजन किए जाने की परंपरा है। गंगा पूजन के बाद माघ मेले की तैयारियां तेज हो जाती हैं। इस बार 6 जनवरी से माघ मेला शुरू हो रहा है। माघ मेले में 6 जनवरी 2023 को पौष पूर्णिमा, 14 और 15 जनवरी को मकर संक्रांति, 21 जनवरी को मौनी अमावस्या, 26 जनवरी को बसंत पंचमी, 5 फरवरी को माघी पूर्णिमा और 18 फरवरी को महाशिवरात्रि का स्नान होगा। माघ मेला 2023 सफल एवं निर्विघ्न रूप से संपन्न हो, इस प्रयोजन से आज हमने माँ गंगा, माँ यमुना और सभी देवों से ये प्रार्थना करी इस संगम के पावन तट पर कि जो हमारे माघ मेला 2023 में श्रद्धालु आए, सब भक्तगण आए, उनको जो पूरी तरह से पुण्य मिले और हमारा प्रयोजन सफल हो और एक सफल माघ मेला 2023 माँ के आशीर्वाद से निर्विघ्न रूप से संपन्न हो। हम लोगों ने व्यवस्था की है कि हर सेक्टर में जो होगा, जैसे कि पहले सुविधाएं मिलती थी, एक सैनिटाइज हुआ करती थी, लेकिन हम लोगों ने इस बार सारी सुविधाओं को सेक्टर वाइज कर दिया है। जो भी साधु महात्मा होंगे उनके सेक्टर में उनको सारी सुविधाएं मिल जाएंगी, उनको किसी तरह से किसी व्यक्ति के पीछे परेशानी हो। इलाहाबाद हाई कोर्ट में ज्ञानवापी के भारतीय पुरातत्व विभाग के सर्वेक्षण कराने की याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई। कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद प्रांगण को लेकर विभिन्न कोर्ट में सुनवाई जारी है। ज्ञानवापी मस्जिद प्रांगण की ASI सर्वेक्षण के केस को लेकर दायर याचिका पर सोमवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई की गई। इसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। इससे पहले भी कोर्ट के पास 2 और फैसले सुरक्षित हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट में वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद की इंतजामिया कमेटी और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने 5 याचिकाएं दाखिल की हैं। जस्टिस प्रकाश पाडिया की सिंगल बेंच में मामले की सुनवाई हुई। करीब 1 घंटे की सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि पक्षकार इस मामले में 2 हफ्ते में अपना लिखित दलीलें या दूसरे डॉक्यूमेंट कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं। कोर्ट में अब 2 हफ्ते हाईकोर्ट का फैसला आएगा। ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व विभाग के सर्वेक्षण आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। करने के लिए कहा, इसलिए कि बीच में माननीय न्यायालय ने यह भी कन्वे किया था थ्रू लोकल काउंसिल हमारे श्री अजय कुमार सिंह कि मैं श्री CS वैद्यनाथन सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट को प्रीवियस जो रिट याचिकाएं हैं, जो प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के आधार पर हैं कि सूट नहीं चलेगा, उस पर भी मैं उनका आर्गुमेंट सुनना चाहता। तो इसलिए उनको उस पर भी तैयार कराया गया था और वो आकर के उस पर भी। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने अवैध धर्मांतरण पर रोक के लिए सख्त कानून बनाए जाने को बताया जरूरी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, देश के 9 राज्य पहले ही इसके लिए बना चुके हैं कानून। योगी सरकार ने कानून व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए प्रदेश में बड़े पैमाने पर किया पुलिस प्रशासन में फेरबदल। 16 IPS अधिकारियों के हुए तबादले। ललितपुर वासियों को मुख्यमंत्री सिंचाई योजना के तहत ब्लास्ट कूप, गहरे नलकूप और सोलर पंप की मिली सौगात। 10 लाख रुपए तक का मिलेगा अनुदान। और लखनऊ में वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान का 101वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। आज प्राणी उद्यान को तमिलनाडु से सफेद शेरनी का मिला तोहफा। इसी के साथ समाचारों का बुलेटिन यही समाप्त होता है। नमस्कार।